क्या दवाइयों के बिना भी एलर्जी की जुकाम का इलाज किया जा सकता है? ट्रीटमेंट इज कंसर्न, तो ट्रीटमेंट में अगर एलर्जी है तो एलर्जी के लिए हमारी नॉर्मल मेडिकेशंस होती हैं जिसमें हम लोकल थेरेपी देते हैं, साथ में सिस्टमिक दवाइयाँ देते हैं, गोलियाँ देते हैं। एलर्जी का मेन ट्रीटमेंट है उसका बचाव। तो जैसे राइनोप्लास्टी, ये क्या चीज़ है? राइनोप्लास्टी जो होती है, एक अगर हम बेसिक वर्ड में कहें तो राइनोप्लास्टी का मतलब होता है नोज की शेप को सही करना। कईयों को प्रॉब्लम फंक्शनल भी होती है, जैसे सांस में दिक्कत आती है, तो उन केसेस में भी हम ये राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। क्या आप केवल रेफर्ड पेशेंट आपके पास आते हैं, मरीज अपने आप से भी आपके पास एडिनोइड्स की समस्या लेके आते हैं? देखिए, एडिनोइड्स जो है ये बच्चों में होता है, वो ईएनटी के पास बाद में आके पहले एक पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करते हैं। तो पीडियाट्रिशियन पहले एक बार मेडिकेशंस देते हैं एंड देन जब नहीं होता है, बार बार होता है इन्फेक्शन, तब वो हमारे पास ईएनटी के पास रेफर होते हैं। कब हमें सोचना चाहिए कि अब एडिनोइड्स को हटा देना चाहिए? क्योंकि ये इसलिए जरूरी है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जैसे ही सर्जरी का नाम आता है वो डर जाते हैं। पहली चीज़ कि जब हम किसी बच्चे को देखते हैं और बच्चे को एडवाइस करते हैं तो एज अ पेरेंट मैं खुद एक बारी को मेरे को लगता है कि इतना छोटा बच्चा है, मैं कैसे इसके लिए सर्जरी कराऊं। स्पायरोमेट्री नाम का एक टेस्ट होता है जो कि किया जा सकता है, आपको ये पता है? स्पायरोमेट्री टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि अस्थमा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मुकेश गुप्ता और आज हम मिलने वाले हैं एक खास मेहमान से जो कि ईएनटी विशेषज्ञ है, और केवल ईएनटी ही नहीं, ईएनटी में उनका सुपर स्पेशलाइजेशन है, वो है राइनोप्लास्टी में, और ये है डॉक्टर शुभम अग्रवाल। शुभम अग्रवाल का 10 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है ईएनटी के क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ जो इन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग करी है वो इन्होंने जर्मनी में ट्रेनिंग किया है राइनोप्लास्टी के ऊपर। तो मिलते हैं शुभम अग्रवाल जी से। डॉक्टर साहब, आप कुछ अपने बारे में बताएं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शुभम अग्रवाल है एंड मेरे को ईएनटी में अराउंड 11 ईयर्स हो गए हैं। अलॉन्ग विद दैट मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है वो है फेशियल एस्थेटिक्स में। फेशियल एस्थेटिक्स मतलब फेशियल कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, जिसमें प्रिडोमिनेंटली है राइनोप्लास्टी, जो कि नाक की शेप को सीधा करने के लिए होता है, तो वो करते हैं। साथ में हम बाकी के जो फेशियल एस्थेटिक के प्रोसीजर्स हैं, जैसे कान की शेप को ठीक करना, कान कई बच्चों में कान नहीं होते, हम उसको बनाते हैं, और आईलिड्स की उसको करेक्ट करना, साथ में हम डिम्पल क्रिएशन, तो कई टाइप के जो प्रोसीजर्स हैं उनको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो ये एक पार्ट है जो स्पेशलाइज्ड हूँ मैं जिसमें, एंड बाकी ईएनटी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, मैं एक एलर्जी विशेषज्ञ हूँ, मेरा इंटरेस्ट एलर्जी में होता है, तो जो आज हम डिस्कशन करेंगे, सबसे पहले मैं एलर्जी के ऊपर ही आपसे पूछना चाहूँगा जी, बताएं। कि जो एलर्जी की जुकाम है, जब हम अडल्ट पेशेंट में देखते हैं तो कितना फ्रीक्वेंटली आपको लगता है कि एलर्जी की जुकाम के मरीज आपको मिलते हैं? देखिए, इन माय प्रैक्टिस अगर हम देखें तो ड्यूरेशन जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलर्जी पेशेंट हैज इंक्रीज्ड अ लॉट कंपैरेटिवली। जो पहले आते थे, पहले पेशेंट्स आते थे नाक बंद रहने के लिए, जुकाम के पेशेंट्स, लेकिन अब धीरे धीरे जो कि पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है एंड डस्ट ज़्यादा है, सैंड ज़्यादा है, तो इसकी वजह से एलर्जीज बढ़ गई हैं काफ़ी। तो हमारी प्रैक्टिस में जो एलर्जी के पेशेंट्स हैं उनकी जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है कंपेयर टू अदर डिजीजेस। तो डॉक्टर साहब, जैसे एलर्जी की जुकाम की जब हम बात करते हैं तो कई बार ऐसे होता है कि मरीज को एलर्जी की जुकाम जैसे लक्षण होते हैं, जैसे कि नाक का बंद होना, पर बीइंग ए डॉक्टर मुझे भी ये पता है कि नाक बंद होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से ऐसे है कि आमतौर पे मरीज बहुत कॉमनली इस लैंग्वेज का यूज करते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, या अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम बात करें तो वो डीएनएस की एक प्रॉब्लम है। तो ये डीएनएस की प्रॉब्लम भी एलर्जी जैसे लक्षण दे सकती है क्या, और इसके बारे में थोड़ा बताएं। हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि ये कॉमन प्रॉब्लम है जो हर आदमी फेस करता है कि मुझे एलर्जी है या मुझे और कोई प्रॉब्लम है। लेकिन नाक के अंदर बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं जिसमें एलर्जी एक पार्ट है खाली, एंड नाक बंद होना जैसे एक सिम्टम है। तो हम सिम्टम्स के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को किस डायरेक्शन में प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है, नाक पेशेंट आता है मेरी नाक बंद है, तो नाक बंद रहने के कारण एक तो एलर्जी से भी हो सकता है, साथ में नाक की हड्डी बड़े रहने से भी हो सकता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि एग्जैक्ट जो प्रॉब्लम हो रही है उसका कारण क्या है। कई बार ये दोनों चीज़ें एक दूसरे पे कोइंसाइड करती हैं, मतलब कई मरीजों में नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, साथ के साथ एलर्जी के लिए भी प्रोन होता है। तो पेशेंट सीधा इस तरीके से प्रेजेंट करेगा कि साहब जब भी मौसम बदलता है तब मेरे सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, तब मेरी नाक ज़्यादा बंद होने लगती है, या फिर जब मैं कहीं जाता हूँ सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक करने, तब मेरे को ज़्यादा नोज ब्लॉक की प्रॉब्लम रहती है, या मेरी नाक बंद रहती है, साथ में मुझे छींकें आती हैं, पानी आता है, नाक में खुजली होती है, आंखों से भी पानी आता है। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या है।
अगर ये सिम्टम्स आते हैं जो मैंने अभी बताया तो आपकी एलर्जी ज़्यादा है, तो एलर्जी की वजह से आपका नाक बंद हो रहा है। अगर आपको खाली नाक बंद रहने वाली प्रॉब्लम है, जो रात को सोते समय नाक बंद हो जाती है और कभी सांस नहीं आती, कभी एक से आती है कभी दूसरे से आती है और स्टफी रहती है, नाक ब्लॉक सी रहती है, तो आपको डीएनएस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो डीएनएस के लिए आपको एक विशेषज्ञ को कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब, जैसे एलर्जी की जुकाम के साथ साथ डीएनएस भी एक समस्या है जिसके कारण नाक बंद एक लक्षण आता है जी। तो एलर्जी के जुकाम की अगर हम बात करें तो आप कॉमनली क्या दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और क्या दवाइयों के बिना भी एलर्जी की जुकाम का इलाज किया जा सकता है? हाँ, देखिए ऐसा है कि जहाँ तक ट्रीटमेंट इज़ कंसर्न्ड, तो ट्रीटमेंट में अगर एलर्जी है तो एलर्जी के लिए हमारी नॉर्मल मेडिकेशंस होती हैं जिसमें हम लोकल थेरेपी देते हैं, साथ में सिस्टमिक दवाइयाँ देते हैं, गोलियाँ देते हैं। तो गोलियों में तो आपने जैसे सुना होगा, नॉर्मली जो कॉम्बिनेशंस आते हैं एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी एलर्जिक्स, उनको यूज़ किया जाता है, साथ में ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट को यूज़ किया जाता है। साथ में हम स्प्रेज यूज़ करते हैं नाक में, लोकली एक्टिंग स्प्रेज होते हैं जिनसे आपकी एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है। बट ये टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। एलर्जी का मेन ट्रीटमेंट है उसका बचाव। तो पहले एलर्जी को पहचानना, किस चीज़ से एलर्जी है उसको पहचानना और फिर उसका बचाव करना, ये है मेन ट्रीटमेंट। एंड जहाँ तक डीएनएस का सवाल है, दैट इज़ डेविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़े होने का, उस केस में हमें नाक की हड्डी को सीधा करना पड़ता है। तो सीधा करने के लिए एक सर्जरी होती है जो दूरबीन से होती है, उसमें नाक की हड्डी को सीधा कर देते हैं और सांस का रास्ता खोल देते हैं। कई बार लोगों को खराटे की प्रॉब्लम होती है जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं, वह इसकी वजह से ज़्यादा हो सकती है, तो उसमें भी लोगों को आराम आ जाता है हड्डी की वजह से। तो खाली नाक बंद रहना भी नहीं है, स्नोरिंग रहना, खराटे आना बहुत ज़्यादा, रात को नींद पूरी नहीं होना, इन सब की वजह से, हड्डी की वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिससे हम हड्डी को सीधा कर देते हैं और ब्रीदिंग को बेटर कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया कि जो नाक के अंदर जब हमें सांस की समस्या होती है और डीएनएस होता है, उसके लिए जो प्रोसीजर करते हैं उसी को हम राइनोप्लास्टी बोलते हैं, उसको हम सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। तो जैसे राइनोप्लास्टी ये क्या चीज़ है, इसके बारे में कुछ बताएं। अब आप जैसे राइनोप्लास्टी जो होती है, एक अगर हम बेसिक वर्ड में कहें तो राइनोप्लास्टी का मतलब होता है नोज की शेप को सही करना। राइनोप्लास्टी, राइनो मतलब नोज और प्लास्टी मतलब उसकी सर्जरी, नोज की सर्जरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, बाहर की जो नाक है, कई लोगों की नाक चौड़ी होती है, कई डेविएटेड होती है, टेढ़ी होती है, कईयों की बैठी हुई होती है नोज, तो उसको हम रीशेप करके एक नॉर्मल स्ट्रेट नोज बनाते हैं। तो ये राइनोप्लास्टी जो है खाली एक एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं है, मतलब एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर नहीं है। कई लोगों को नोज टेढ़ी होने की, नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से भी बाहर से नाक टेढ़ी होती है। तो कईयों को प्रॉब्लम फंक्शनल भी होती है, जैसे सांस में दिक्कत आती है, तो उन केसेस में भी हम ये राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। मतलब जब अंदर नाक की हड्डी टेढ़ी है जिसकी वजह से सांस में दिक्कत आ रही है और उसी टेढ़ेपन की वजह से बाहर से भी चेहरे पे नाक टेढ़ी दिखती है, तो हम एक सिंगल प्रोसीजर करते हैं जिसे हम सेप्टोराइनोप्लास्टी कहते हैं। दैट इज सेप्टोप्लास्टी, नाक की अंदर की हड्डी को सीधा करना, साथ में बाहर का जो टेढ़ापन है उसको भी सीधा किया जाता है एक ही सिटिंग के अंदर। तो ये एक पूरा प्रोसीजर कहलाता है। तो इससे हम सांस भी अच्छे से ले सकते हैं, ब्रीदिंग आपकी बेटर हो जाएगी, साइमल्टेनियसली आपका जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉस्मेटिक एंगल है, उसको भी हम करेक्ट कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बताया कि राइनोप्लास्टी क्या है। तो बेसिकली आप लोगों को सुंदर बनाते हैं और उनकी नाक में जो उनके काम में कुछ भी कमी है तो उसको फंक्शनली और बेटर बनाते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम राइनोप्लास्टी की चर्चा पे आगे बात कर रहे हैं तो राइनोप्लास्टी कब हमें सोचना चाहिए कि ये पॉइंट है जब हमें एक इंडिकेशन है राइनोप्लास्टी करने का, और ये जो सर्जरी है राइनोप्लास्टी की कितनी कॉम्प्लिकेटेड, कितनी बड़ी सर्जरी है, इसमें कितने टाइम रिकवरी में लगता है, कुछ इस सर्जरी के बारे में हमें बताएं। ओके, देखिए राइनोप्लास्टी, हम जब नाक की बात कर रहे हैं तो ये एक सर्जरी जो होती है, हम चेहरे पे कर रहे हैं काम, तो ये एक स्कारलेस सर्जरी है। इसमें सारा दूरबीन से किया जाता है ऑपरेशन और कहीं कोई कट नहीं आता। एंड इस सर्जरी को ड्यूरेशन जो होता है करीब 2 घंटे, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं सर्जरी में, और हर चीज़ को एकदम मेजर करके नाप के किया जाता है इसको, क्योंकि हमें जो नोज़ है उसको चेहरे के हिसाब से उसकी शेप दी जाती है, उसको बैठाया जाता है। कईयों का चेहरा चौड़ा होता है तो हमें उसके हिसाब से इसका अलाइनमेंट देना होता है, कईयों का चेहरा लंबा होता है तो हमें उसी हिसाब से इसको शेप देनी होती है। प्लस इसमें मेल टू फीमेल वेरिएशन बहुत आता है, मेल्स की नोजेस अलग होती हैं फीमेल्स की नोजेस के, तो इस तरीके से हम इसको शेप देते हैं। तो राइनोप्लास्टी में रिकवरी जो है काफ़ी फास्ट होती है, जिसमें हम नाक में एक दिन आपकी पैकिंग रहती है नोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए,
एंड एक हफ्ते तक ऊपर एक छोटी सी हम एक ड्रेसिंग रखते हैं फॉर 1 वीक। तो टोटल रिकवरी जो है दैट इज विद इन अ मंथ आपको काफ़ी अच्छी रिकवरी हो जाती है। एंड आप मान के चलिए 80 to 90% ऑफ द शेप व्हाट यू डिजायर एक विद इन अ मंथ आपको मिल जाती है। तो मोटा मोटी हम समझे कि 1 महीने में मरीज पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ में आ जाता है। लेकिन अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो जनरली कितने दिन के लिए आदमी को हॉस्पिटलाइज रहना पड़ता है सर्जरी के लिए? सो देखिए, ये कॉस्मेटिक सर्जरी है तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। हम सेम डे दैट इज 24 आवर्स एडमिट रखते हैं और अगले दिन मॉर्निंग वेरी नेक्स्ट डे हम डिस्चार्ज कर देते हैं। एंड हम एक दिन बाद बुलाते हैं उनको ड्रेसिंग रिमूवल के लिए बस। एंड 1 वीक बाद जो एक्सटर्नल ड्रेसिंग है उसके रिमूव के लिए, बाकी हम फिर मंथली फॉलो अप करते हैं पेशेंट्स का। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक तरह का डे केयर प्रोसीजर है। एग्जैक्टली। और इस प्रोसीजर के बाद कुछ खास प्रिकॉशन है जो लेने होते हैं? देखिए, प्रिकॉशन कोई बहुत मेजर नहीं है इसमें, सिर्फ हमें ये ध्यान रखना होता है कि हमें दोबारा से चोट नहीं लगे, ताकि अभी जब वो रॉ फॉर्म में होती है नोज तो उसको हील होने में 20 डेज लगते हैं, 15 to 20 डेज। तो तब तक थोड़ा नाक का ध्यान रखना होता है कि उस पर चोट नहीं लगे। ऑल्दो हम ऊपर एक ड्रेसिंग रखते हैं जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है, बट अपनी तरफ से बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी आप डेली रूटीन एक्टिविटीज फ्रॉम आफ्टर 2 डेज आप अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट अपना ऑफिस जाना, जो डे टू डे वर्क है वो भी आप कर सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई मॉर्बिडिटी नहीं है। मतलब कि इसमें सिर्फ हम नाक के एरिया में वर्क करते हैं, बाकी बॉडी पार्ट कहीं भी कोई भी इन्वॉल्व नहीं होता है। तो रिकवरी बहुत फास्ट है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई राइनोप्लास्टी की, और जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि आप राइनोप्लास्टी में आपका स्पेशल इंटरेस्ट और ये काम तो आप करते ही हैं, तो आप जनरल पेशेंट भी देखते ही होंगे ईएनटी के। यस। तो उसमें कितना कॉमनली आप देखते हैं कि बच्चों में एडेनोइड्स की समस्या जो आप देख रहे हैं, कितना कॉमनली आप देखते हैं? क्या आप केवल रेफर्ड पेशेंट आपके पास आते हैं, मरीज अपने आप से भी आपके पास एडेनोइड्स की समस्या लेके आते हैं? देखिए, एडिनोइड्स जो है सबसे पहले ये बच्चों में होता है। सो ये एक गांठ है, एक लीजन है, मास लीजन है जो हर बच्चे में होता है, ये नॉर्मल होता है। बट कई बच्चों में ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे सिम्टम्स आने लगते हैं। तो जब बच्चों में कोई जुकाम होता है, रेकरेंट कोल्ड होने की समस्या होती है, या नाक से पानी आना, या कानों में दर्द रहना, तो वो ईएनटी के पास बाद में आके पहले एक पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट करते हैं। तो पीडियाट्रिशियन पहले एक बार मेडिकेशंस देते हैं, एंड देन जब नहीं होता है, बार बार होता है इन्फेक्शन, तब वो हमारे पास ईएनटी के पास रेफर होते हैं। तो एक नॉर्मल जो पाथवे है वो इस तरीके से है। तो प्रीडोमिनेंटली पीडियाट्रिशियंस के पास ज़्यादा बच्चे ये पेशेंट्स आते हैं कंपेयर टू हमारे पास। बट आजकल सिंस अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है इसकी, तो हमारे पास रेफरल काफ़ी ज़्यादा आता है एडिनोइड्स का। तो इसमें जो चीज़ है कि पेशेंट्स को बच्चों को बार बार जुकाम होता है, और जुकाम होने की वजह से गले में कफ, खराश, खांसी, बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, बच्चा डेवलप नहीं हो पाता, उसकी वॉइस चेंज हो जाती है, स्नोरिंग करता है बच्चा, मुंह खोल के सोता है रात को। तो ये एक बेसिक रेंज है सिम्टम्स की जो बच्चों में पाई जाती है। तो सस्पिशन बहुत ज़्यादा होता है एडिनोइड्स का। एंड एडिनोइड्स आजकल काफ़ी कॉमन है, काफ़ी रैम्पेंट है, स्पेशली इन अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि यहाँ पर एलर्जेंस का एक्सपोजर काफ़ी है। तो उसकी वजह से जो ग्लैंड है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाती है, उसका साइज बढ़ जाता है, तो इससे ये प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। एंड फिर इसके कॉम्प्लिकेशन शुरू होने लगते हैं, जिसमें कानों में दर्द रहना, कान बहना, और ये सारी चीज़ें बढ़ने लगती है। तो डॉक्टर साहब, जब आपने बात करी कि एडिनोइड की कॉम्प्लिकेशन की, तो कब हमें सोचना चाहिए कि अब एडिनोइड्स को हटा देना चाहिए? क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है, बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जैसे ही सर्जरी का नाम आता है वो डर जाते हैं। तो किस पॉइंट पे हमें सर्जरी करानी चाहिए, और ये सर्जरी किस तरह की है, कितनी कॉम्प्लिकेटेड है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वेरीज इसी बात पे आती हैं एडिनोइड्स में। पहली चीज़ कि जब हम किसी बच्चे को देखते हैं और बच्चे को एडवाइस करते हैं, तो एज अ पेरेंट मैं खुद एक बारी को मेरे को लगता है कि इतना छोटा बच्चा है, मैं कैसे इसके लिए सर्जरी कराऊं। तो ये बहुत कॉमन सी बात है। तो इस पे बात करते हैं। देखिए, एडिनोइड्स जो होते हैं, हम सर्जरी वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द एज ऑफ 3 years। हम 3 साल के बच्चे तक में हम इसको करते हैं। तो इंडिकेशन को हमें देखना बहुत ज़रूरी है एडिनोइड सर्जरी के लिए, कि बच्चे को दिक्कत कितनी आ रही है। जैसे मैंने आपको मेंशन किया, ये एक नॉर्मल गांठ होती है जो हर बच्चे में होती है, बट कितनी बड़ी है, साइज कितना बड़ा है, और बच्चे को सिम्टम्स कितने आ रहे हैं, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें ऑपरेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बच्चे को बार बार जुकाम हो रहा है, हर महीने 2 महीने में, हर 15 दिन में उसको जुकाम होता है, वो मेडिकेशन लेता है, दवाइयाँ लेता है, दवाई लेने के 15 दिन तक ठीक रहता है, उसके बाद वापस से उसको जुकाम होने लगता है। तो जुकाम के साथ साथ धीरे धीरे उसको कफ, खांसी ये बढ़ने लगती है, बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे पाता है, अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ में लैग करता है, फ्रेंड्स के साथ नहीं खेलता है, साथ में
इम्पॉर्टेंट कि उसको अगर सुनाई में दिक्कत आने लगती है, उसकी हियरिंग कॉम्प्रोमाइज़ होने लगती है, आप पीछे से मदर आवाज़ लगा रही है बट बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि अब नाउ इज द टाइम कि सर्जरी करवा लेनी चाहिए। एंड अगर हम सर्जरी की बात करें तो नाउ डेज थिंग्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड अ लॉट। पहले ये क्या होता था, एडिनोइड्स जो है नाक के पीछे होते हैं, तो वहाँ पर पहुँचना बहुत मुश्किल होता था, तो ये इसका रिमूवल पूरा नहीं हो पाता था और इनकम्प्लीट होता था तो रह जाता था। तो इसका हमेशा से नोशन रहा है कि ये वापस हो जाते हैं। बट इन टुडेज एरा अभी चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आजकल वी हैव एंडोस्कोप्स और आजकल जो मशीनें हैं वो डिफरेंट आ गई हैं, जिसे हम कोबलेटर्स कहते हैं एंड डिब्राइडर्स कहते हैं। तो इन मशीनों की मदद से हम देखते हुए इनको पूरा निकाल सकते हैं ब्लडलेस तरीके से, एंड इसकी रिकवरी इतनी बढ़िया होती है। द ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी इज़ अराउंड 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स एंड रिकवरी इज सो फास्ट, हम 2 से 3 घंटे बाद पेशेंट को वापस घर भेज देते हैं एंड नेक्स्ट डे से पेशेंट बच्चा स्कूल जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात करी कि एडिनोइड्स के कारण बच्चे में कान की समस्या आ जाती है, हीयरिंग की उनको समस्या होती है, फोकस, मेमोरी, इवन बिहेवियर में भी उनका परिवर्तन आता है जी। तो आजकल बहुत देखा गया है कि बच्चों में मोबाइल इस्तेमाल के कारण काफ़ी इफेक्ट आता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका क्या एक्सपीरियंस है कि बच्चों में जो मोबाइल का एक्सेसिव यूजेज है उनके कारण हियरिंग की कोई समस्या आपने देखी हो या बिहेवियर में कोई समस्या आपने देखी हो? देखिए, हियरिंग की समस्या तो हमने देखी है। हियरिंग में तब ज़्यादा इफेक्ट आता है जब बच्चे फ़ोन के साथ साथ हेडफोन्स या ईयरफोन्स लगा के उसको सुनते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर प्लेज अ वाइटल रोल कि मतलब जितनी देर तक आप सुनेंगे एंड द वॉल्यूम, द इंटेंसिटी व्हाट यू आर यूजिंग। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो ऑब्वियसली अंदर की जो हेयर सेल्स हैं जिन पे सुनाई की जो धागे हैं उन पे असर पड़ता है और आपकी सुनाई कम होती चली जाती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपोजर रहेगा उतनी हियरिंग पे इफेक्ट आएगा और कम होगी। साथ के साथ में अगर लंबे टाइम तक एक्सपोजर रहता है तो आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी जिसे हम टिनाइटस कहते हैं, कानों में एक सीटी सी बजने लग जाती है। कई बार अगर आपका एक्सपोजर लाउड साउंड पे हुआ या डीजे में आप गए जहाँ पर कोई कार्यक्रम है या कोई मैरिज सेरेमनी या किसी भी फंक्शन में आप गए जहाँ साउंड बहुत ज़्यादा है, तो आप देखेंगे उसके बाद कई लोगों को कंप्लेंट्स होती हैं कि कानों में एक सीटी सी बजने लग जाती है। तो ये एक बहुत अलार्मिंग साइन है आपको ध्यान रखने के लिए कि साउंड लेवल कम रहना चाहिए। डॉक्टर शुभम, यहाँ पे मैं ये भी जानना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि जो सेफ लिमिट है वो कितनी देर का एक्सपोजर हेडफोन का, ईयरफोन का या मोबाइल का बच्चों के लिए सेफ है और किस उम्र के बाद सेफ है? क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि मदर्स बच्चों की 6 महीने के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को या 2-3 साल के बच्चे को भी मोबाइल दे देते हैं और कई बार उनका घंटों तक उनका बच्चे यूज़ करते रहते हैं। तो पहला मेरा सवाल रहेगा कि किस एज के बाद ये गैजेट सेफ है? दूसरा मेरा सवाल है कि कितनी देर तक वो सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ड्यूरेशन की अगर अपन बात करें तो कोई स्टैंडर्ड गाइडलाइंस नहीं है कि हमें इतना देखना चाहिए एंड डिस्टेंस रहना चाहिए। पहली चीज़ तो जो आप फ़ोन देख रहे हैं या टैबलेट देख रहे हैं उसके ऊपर, एंड जब आप देख रहे हैं तो स्पीकर पे आप सुन सकें rather than यूजिंग अ हेडफोन्स। हम हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं आप स्पीकर पे, ताकि जो अंदर के जो ईयर, सेंसिटिव ईयर है, ईयर बना इसी तरीके से है कि लाउड साउंड को वो अपने आप रोके। अगर अपन ईयरफोन्स लगाते हैं जो आजकल इन द कैनाल होते हैं, कान के अंदर तक चले जाते हैं, तो वो उसका फंक्शन को लॉस करते हैं। तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एंड जहाँ तक हम कह रहे हैं कि कितनी देर तक देखना चाहिए हमें, तो कितना साउंड लेवल होना चाहिए। साउंड लेवल के लिए है कि देखिए अराउंड 20 to 30 dB डेसिबल तक का साउंड होना चाहिए जिस पे हम सुने। तो ये कितना साउंड है जिस पे हम आपस में बात करते हैं, कन्वर्सेशन लेवल रहता है। 40 dB 60 dB पे आते आते वो साउंड तेज होता चला जाता है। तो एक अलार्मिंग साइन है कि आप सुन सकते हैं बट बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए, बहुत छोटे ड्यूरेशन के। उससे ऊपर फिर बहरापन आना शुरू हो जाएगा। तो डॉक्टर शुभम, जैसे डेसिबल्स की जब हम बात करेंगे तो आम लोगों के लिए थोड़ा सा ये टेक्निकल हो जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जैसे स्पीकर का फ़ोन होता है, जब हम स्पीकर, टीवी का स्पीकर है उस पर हम साउंड सुनते हैं, म्यूजिक के लिए स्पीकर होता है उस पर हम साउंड सुनते हैं, और जो हेडफोन और ईयरफोन्स और ईयरप्लग्स होते हैं इनका हम सुनते हैं साउंड। दोनों में कोई फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, डेसिबल्स का डिफरेंस होता है? क्योंकि आज आपने बताया कि स्पीकर सेफ है एज कम्पेयर टू हेडफोन या ईयरप्लग्स, तो दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि कान की एक बनावट होती है जिसमें वो कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज को अलाउ करता है जो कान में जाएं और सुने। जो बाहर की एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो डैमेज करने के लिए होती हैं वो बाहर रह जाती है। हम अगर ईयरफोन्स यूज़ करते हैं या हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो हम सारी साउंड्स को एक साथ अंदर भेजते हैं, तो उसकी वजह से डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
स्पेशली बच्चों में, क्योंकि उनके कान बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनके जो हेयर्स हैं, अंदर जो हेयर सेल्स होते हैं वो डेवलपिंग फेज में होते हैं, तो उनका डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और ये परमानेंट डैमेज होता है, मतलब हम इसको रिकवर नहीं कर सकते। हाँ तो सर, हम जब एलर्जी की बात कर ही रहे हैं एंड एज अ पोस्ट ग्रेजुएट आप एमडी पीडियाट्रिशियन है, तो जहाँ हमारा एक्सपीरियंस है हम चाहेंगे आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें जब आपके पास बच्चे आते हैं स्पेशली कोल्ड लेके, एंड सिंस आपका स्पेशल इंटरेस्ट है एलर्जी में, तो आप उसको शेयर करें कि आप किस तरीके से उन पेशेंट्स को अप्रोच करते हैं। अगर हम सिंपल कोल्ड की बात करते हैं तो आमतौर पे जब बुखार, जुकाम, खांसी ये लक्षण होते हैं और कई बार साथ में आंखों में रेडनेस होती है जिसको हम कंजक्टिवाइटिस या कंजक्टिवल कंजेशन बोलते हैं, ये लक्षण जनरली और घर वालों के साथ अगर है, बहुत सारे लोगों को घर में कॉलोनी में है, तो जनरली ये वायरल का लक्षण होता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉमन कोल्ड। और जब यही कॉमन कोल्ड के लक्षण थोड़े ज़्यादा सीवियर होते हैं और 3-4 दिन की जगह वो 8-10 दिन देते हैं ठीक होने में, तब हम बोलते हैं कि जनरली ये फ्लू या इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन होता है। जब यही सिम्टम बार बार होते हैं किसी बच्चे को और बिना बुखार के भी ये लक्षण आते हैं जिसमें कि जुकाम अक्सर होती रहती है या छींकें आती रहती है, कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स उतना अवेयर नहीं होते, लेकिन जब हम क्लिनिक में बैठे होते हैं और हम देखते हैं कि बच्चा खुद अपनी नाक को इस तरह से रगड़ रहा होता है, तो ये सिम्टम जब आते हैं तब हमें लगता है कि अब ये एलर्जी है। तो जब फ्रीक्वेंसी बार बार होती है, बिना बुखार के भी लक्षण आ रहे हैं और जो क्लासिकल साइंस एलर्जी के ये जब दिख जाते हैं, तब हम एलर्जी के बारे में सोचते हैं, फिर तभी हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से कि आपके घर में किसी को एलर्जी है। तो वही अगर घर में किसी को एलर्जी है तो बच्चों में एलर्जी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से हम पिन पॉइंट करते हैं कि ये बच्चा हो सकता है कि एलर्जी से पीड़ित है। ओके तो आपका ट्रीटमेंट वेरी करता है कि अगर आप उसको लेबल करते हैं एज अ कि ये वायरल है, या फिर उसको आप जब लेबल करते हैं कि ये एलर्जिक है, तो इसमें आपकी अप्रोच क्या रहती है एज अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल? डॉक्टर शुभम, ये बहुत अच्छा सवाल है। अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे कंट्री में जो ट्रीटमेंट चलता है, इन जनरल मैं बात करूंगा, तो वायरल कफ कोल्ड में भी वो सारा ट्रीटमेंट दिया जाता है जिसमें एंटीस्टामिन दवाइयाँ जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन एंटीस्टामिन है, वो सब दिया जाता है। बहुत सारे लोग सेकंड जनरेशन एंटीस्टामिन भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड गाइडलाइन की बात करें और वेस्टर्न वर्ल्ड प्रैक्टिस की बात करें तो वो लोग साधारण वायरल जुकाम खांसी में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देते एक्सेप्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यानी कि अगर बच्चे को बुखार है तो उसके लिए पैरास्टामोल या बेसिक कोई भी एंटीबायोटिक दवा दे देंगे, और इसके अलावा कोई एंटीहिस्टामिन या दूसरी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इवन छोटे बच्चों में जो खांसी की सिरप होती है जिनको हम बोलते हैं कफ सप्रेसेंट है, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है, नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 साल से छोटे बच्चों में वो नुकसान कर सकती है और 2 साल के ऊपर भी उनके खास इंडिकेशन है तभी उनको देना चाहिए। पर अगर हम एलर्जी की जुकाम की बात करें तो एलर्जी की जुकाम में आमतौर पे जब सिम्टम इनफ्रीक्वेंटली कभी कभार ही होते हैं या सिम्टम उतने केवल माइल्ड है, गंभीर सिम्टम नहीं है, तब ऑरल एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ देते हैं, जैसे कि हम फेक्सोफेनाडिन या सेटेजिन की बात करते हैं, आम तौर पे लोग जानते हैं इनका नाम। तो ये दवाइयाँ एज फर्स्ट लाइन हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब अगर ये सिम्टम फ्रीक्वेंट हैं, सिम्टम थोड़े सीवियर है, जबकि स्लीप डिस्टर्ब होती है बच्चे की, या बच्चे का डे टाइम स्लीपनेसनेस रहती है, उनको पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं है, फोकस नहीं है, स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, तो हमें लगता है कि अब एडनोइड की समस्या हो सकती है। तो जब सिम्टम सीवियर होते हैं या फ्रीक्वेंट होते हैं तब हम जो नाक में डालने वाले स्टेरॉइड्स है जिनको कि इंटरनेजल स्टेरॉइड बोलते हैं, तब उनका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छे से आपने बताया कि दवाइयाँ ऐसे रैम्पेंट नहीं यूज़ करनी चाहिए, सिर्फ उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस हैं तो ही हम उनको यूज़ करते हैं, इनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्पेशली बच्चों के अंदर, एंड इसी वजह से और उनका लंबे समय तक ड्यूरेशन पे यूज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, हम एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि आप देखते हैं, आप इतना फ्रीक्वेंटली देखते हैं एलर्जी के पेशेंट्स हैं, तो कितने पेशेंट्स में आप देखते हैं कि ये जो एलर्जी है ये धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो रही है, जैसे हम नॉर्मल टर्म पे यूज़ करते हैं, सांस फूलने में दिक्कत हो रही है साथ में, तो कई बार पेशेंट्स भी कहते हैं कि सर मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो हम कब लेबल करेंगे और कब डिफ्रेंशिएट करेंगे कि एलर्जी से अस्थमा हो गया, और कितना फ्रीक्वेंटली आप ये पेशेंट्स देखते हैं? इसमें 2 चीज़ें हैं। पहले तो मैं बात करूंगा कि स्टैंडर्ड जो रिसर्च क्या बोलती है जी। एक कॉन्सेप्ट है जिसमें एलर्जिक मार्च जिसका नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है एलर्जिक मार्च में कि जिन लोगों को एलर्जी की टेंडेंसी है उनमें शुरू के लाइफ टाइम में, जैसे कि 6 महीने से 1 साल के बीच में सबसे पहले फूड एलर्जी के लक्षण आते हैं जी, जिसमें इन्फेंट को कोई भी नई चीज़ जब इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें उल्टी होना, दस्त होना, या पेट दर्द के कारण बच्चे का अक्सर ज़्यादा रोना, या स्किन में दाने निकल जाना, ये लक्षण आता है।
फूड एलर्जी एक समय के बाद कम हो जाती है और तब वो स्किन एलर्जी के रूप में बच्चे में आती है, तब एक्जिमा या एटोपिक डर्मेटाइटिस के नाम से हम इसको जानते हैं। और जब 3-4 साल का बच्चा हो जाता है उसके बाद में ये स्किन एलर्जी के लक्षण भी कम हो जाते हैं और इसके बाद वो एलर्जी की जुकाम में चेंज हो जाता है। और एलर्जी की जुकाम के लक्षण जो कि आपने पहले ही इस वीडियो में बताया था कि बार बार छींक आना, नाक में खुजली चलना, नाक से पानी आना या नाक बंद रहना, ये 4 कार्डिनल सिम्टम उसके हैं। ये सिम्टम चलते रहते हैं कई सालों तक और तब उसके बाद अस्थमा के लक्षण आ जाते हैं, जिसमें कि बार बार खांसी, सांस में तकलीफ और वायरल इन्फेक्शन के बाद सिम्टम ज़्यादा होना, खेलने, भागने, एक्सरसाइज करने के बाद सिम्टम आना और बिना वायरल इन्फेक्शन या बिना बुखार के ये सिम्टम आना, तब ये इंडिकेट करता है कि अब अस्थमा हो चुका है। लेबल करने की बात जब आती है तो लेबल करने के लिए अस्थमा जैसे लक्षण जो कि अभी हमने बात करी, प्लस जब घर में किसी को एलर्जी की टेंडेंसी है, प्लस बिना बुखार अगर सिम्टम आ रहे हैं, और इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में हम बात करें तो जो लंग फंक्शन टेस्ट है अडल्ट्स में और 7 साल के ऊपर के बच्चों में स्पायरोमेट्री नाम का एक टेस्ट होता है जो कि किया जा सकता है, आपको ये पता है जी। स्पायरोमेट्री टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि अस्थमा है। हम बेसलाइन टेस्ट करने के बाद बच्चे को ब्रोंकोडायलेटर देते हैं जिससे कि उनकी सांस की नलियाँ खुल जाती है और उसके बाद दोबारा से उनका स्पायरोमेट्री टेस्ट किया जाता है। और ये दवाई देने से पहले और दवाई देने के बाद का जो डिफरेंस होता है, ये अगर 12% से ज़्यादा है तो उसको हम अस्थमा लेबल कर सकते हैं। और इसी तरह से जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि 2.5-3 साल से लेके 7 साल के बीच की जो एज है, तब हम FOT एक टेस्ट होता है या फोर्स ऑसिलोमेट्री जिसको बोलते हैं, इस टेस्ट से हम अस्थमा को लेबल कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत बढ़िया से आपने एक्सप्लेन किया कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जब लॉन्ग स्टैंडिंग आपको एलर्जी रहती है तो अस्थमा आपके डेवलप हो सकता है। ओके, तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे सर आपसे कि जैसे हम कहते हैं कि भाई अस्थमा है, तो जैसे ही अस्थमा लेवल होता है तो लोगों में नोशन होता है कि हमें तो एक पंप पकड़ा दिया गया और कि आपको कह दिया ये पंप लेना है और ये पंप हमें हमेशा लेना है, तो ये क्या है और इसमें स्टीरॉयड होता है तो स्टीरॉयड से कि कहीं नुकसान तो नहीं करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा हमें एनलाइटन करें कि स्पेसिफिकली पहली चीज़ तो ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसके अंदर, कि हमें पंप की कितनी आवश्यकता है, कितनी नेसेसिटी है, कब कब लेना चाहिए हमें और कितने ड्यूरेशन के लिए लेना चाहिए। डॉक्टर शुभम, बहुत ही रिलेवेंट सवाल आपने पूछा है। इन्हेलर के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं या भ्रांतियां हैं लोगों में इसके यूजेज को लेके। हाँ, ये सच है कि इन्हेलर में स्टेरॉइड दिए जाते हैं, लेकिन जो स्टेरॉइड्स की डोज है वो बिल्कुल माइक्रोग्राम्स में होती है। और अगर हम बात करें उसी चीज़ के सिरप के बारे में, तो जो सिरप में जो डोज होती है आपको भी पता है कि वो मिलीग्राम्स में होती है। तो जो दवा का डिफरेंस है वो कम से कम 100 से 300 गुना तक होता है अगर हम सिरप का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि अगर हम इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं तो दवा की मात्रा है वो 100 से 300 गुना तक कम होती है और कभी कभी तो ये 1000 गुना तक भी कम होती है। इन्हेलर का आविष्कार ही इसलिए हुआ है कि जिन मरीजों को बार बार सिरप, गोली या टैबलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है उनको कैसे साइड इफेक्ट से बचाएं, इसीलिए इन्हेलर का आविष्कार हुआ है। दूसरी जो सबसे अच्छी चीज़ है इन्हेलर की, इन्हेलर हम लेते हैं डायरेक्टली हमारे लंग्स में जाता है। जैसे हमने इन्हेलर प्रेस किया उसके बाद हमने ब्रेथ किया तो उससे हमारी दवा सांस में गई। और चूंकि ये रास्ता डायरेक्ट है, अगर हम गोली टैबलेट खाते हैं तो वो दवाई सबसे पहले हमारी आंतों में जाती है, फिर ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा लीवर में जाती है, फिर हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। दवा की ज़रूरत हमें होती है केवल लंग्स में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पूरी बॉडी में, तो इफेक्ट हुआ हमारे लंग्स में, बाकी पूरी बॉडी में हुआ साइड इफेक्ट। यहाँ पर इन्हेलर की दवा सिर्फ हमारे लंग्स में जाती है, तो जो साइड इफेक्ट है वो बहुत ही मिनिमम या नेग्लिजिबल होता है। तो जो भ्रांति है इन्हेलर की कि भाई बहुत साइड इफेक्ट होता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ही माइल्ड दवा है जिसका साइड इफेक्ट बहुत ही कम होता है। अब अगर हम बात करें इन्हेलर कब तक देना चाहिए, ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। अनफॉर्चुनेटली जिनको एलर्जी होती है, एलर्जी एक जेनेटिक टेंडेंसी के कारण है, प्लस जो वातावरण का एक्सपोजर उनको हो रहा है और उनकी लाइफ स्टाइल इसके कारण हो रही है, तो आमतौर पर कम से कम 6 महीने से 1 साल तक हमें इन्हेलर देने चाहिए, जिससे कि जो एयरवेज है उनका इन्फ्लेमेशन है या सूजन है वो बिल्कुल कंट्रोल में रहे। और इसके बाद धीरे धीरे हर 2 से 3 महीने में दवा की मात्रा को कम करना है और इस समय का इस्तेमाल करना है हमें लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करने में। जो ट्रिगर्स हैं खांसी के या अस्थमा के या एलर्जी के, जुकाम के, उनको आइडेंटिफाई करके उनको अवॉइड करने का प्रयास करें और जहाँ तक संभव है हम एलर्जन इम्यूनोथेरेपी दे पाएँ अगर, तो हम वो देने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करते हैं, बच्चे को प्रॉपर एक्सरसाइज कराते हैं, उसकी डाइट बहुत अच्छी रखते हैं, तो निश्चित तौर पे
आपका इनहेलर बिल्कुल बंद हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ता है। तो अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर पाए तो निश्चित रूप से हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ सर, बहुत अच्छे से आपने बताया हमें। हम बस ये और पूछना चाहेंगे कि जो आप इनहेलर हैं, अपन बच्चों की अगर बात करें तो किस एज के बाद हमें यूज़ करना चाहिए, मतलब मिनिमम एज क्या रखें जिसके बाद हम इसको यूज़ करें? और बच्चों में इसको यूज़ करना भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज बच्चा उसको नहीं ले सकता, इनहेलर में हमें लेना पड़ता है, इनहेल करना पड़ता है, तो उनके साथ बड़ी दिक्कतें हैं। तो क्या इसके साथ हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा कि इनहेलर बच्चों में देना कठिन है। कई बार प्रॉपर डिवाइस होने के बाद भी अगर बच्चे ने लेने से मना कर दिया तो बहुत मुश्किल, आप उसको मनाने के अलावा कोई चारा नहीं होता आपके पास। अच्छी बात यह है कि इनहेलर के साथ में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है स्पेसर या होल्डिंग चैम्बर। उससे क्या होता है कि जैसे ही हम इनहेलर में को प्रेस करते हैं और दवा रिलीज होती है, तब कुछ सेकंड का समय हम मिल जाता है होल्डिंग चैम्बर से, दवा को वो होल्ड कर लेता है। तो अगर हम इस्तेमाल करने के लिए बच्चों में इनहेलर के साथ स्पेसर यूज़ करते हैं तो दवा का उनका जो ड्रग डिलीवरी है लंग्स में वो भी बढ़ जाएगा और साइड इफेक्ट भी कम हो जाता है और आसानी से बच्चे ले सकते हैं। जहाँ तक मिनिमम एज की हम बात करें तो इवन 2 महीने या 3 महीने के बच्चे को, जिसको हम न्यूनेट या इन्फेंट बोलते हैं, उनमें भी इनहेलर स्पेसर और फेस मास्क के साथ दिया जा सकता है। क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि दवा की मात्रा इसमें बहुत ही कम होती है, इसलिए सिरप टैबलेट के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा सेफ होता है, इसलिए किसी भी लोएस्ट एज ग्रुप में भी हम दे सकते हैं। और नेबुलाइजेशन तो आपको पता ही कि हम न्यूनेटल पीरियड से करते आ रहे हैं, तो इनहेलर में नेबुलाइजेशन के मुकाबले भी दवा की मात्रा बहुत ही कम जाती है। तो ये बिल्कुल सेफ है, किसी भी एज में, इवन लोएस्ट एज पर हम यूज़ कर सकते हैं और प्रॉपर डिवाइस के साथ हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं इनहेलर को लेके और एस्थमा को लेके कि ये तो एक बार हो गया तो हमें ज़िंदगी भर इसके साथ रहना पड़ेगा, बिताना पड़ेगा, वो चीज़ें नहीं हैं। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल, अपने डाइट को चेंज करें, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें या एक्सपोजर को कंट्रोल करें तो डेफिनेटली हम इसके साथ आसानी से नॉर्मल तरीके से रह सकते हैं। थैंक यू।